कोचिंग वाला प्यार। मैं उन दिनों 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड से देने के बाद छुट्टियों में बरेली बुआ के यहाँ चला गया था। छुट्टियां पूरे 3 महीने की थी, इसलिए मैंने बरेली में 3 महीने के लिए एक कंप्यूटर कोचिंग में क्लास ज्वाइन कर ली ताकि कंप्यूटर बेसिक क्लियर हो जाए। हर सरकारी स्कूल के लड़के की तरह मैं कोई इंग्लिश लर्निंग क्लास ज्वाइन करके धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लिए वो तीसरा दिन था। उस दिन एक और लड़की ने क्लास ज्वाइन किया। अब हमारे बैच में 16 लड़के लड़कियां हो गए थे और कंप्यूटर सिस्टम भी इतने ही थे। नई आए वो लड़की उस दिन मेरे बगल वाले कंप्यूटर पर बैठी। दिखने में अच्छी थी, मतलब कि ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसी भी नहीं कि मैं उसे पहली ही नज़र से प्यार करने लगूं या उसे क्रश मान लूं। सभी अपनी रफ कॉपी निकालिए, कुछ थ्योरी लिखनी है और घर जाकर सभी इसे फेयर करेंगे। मैम ने कहा। सारे बच्चों की तरह मैं भी अपने बैग से कॉपी पेन निकालने लगा। तभी वो लड़की बोली, भैया आपके पास 2 पेन हैं क्या? मेरा नाम कार्तिक है। मैंने कहा, मुझे हर अनजान लड़की का भैया कहना पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों। अच्छा कार्तिक, 2 पेन हैं क्या? उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। हाँ होगी, देता हूँ। मैंने कहा, मैं हमेशा 2 पेन रखता था और मैंने उसे 1 पेन बढ़ाया। उस दिन की क्लास खत्म हो गई थी। मैं क्लासरूम के दरवाजे के पास बैठा था और क्लास समाप्त होते ही सबसे पहले क्लास से बाहर निकल आया। उस लड़की ने मुझे मेरी पेन वापस नहीं की और न ही मैंने उसे अपने पेन की याद दिलाई। मैं अपनी बुआ के घर की तरफ पैदल सड़क किनारे चल रहा था। अप्रैल की शाम, दिन की गर्मी से कुछ सुकून देह थी। एक काली एक्टिवा मेरे आगे घच से रुकी। वो वही लड़की थी। अरे तुम्हारी पेन। थैंक्स। हाँ, वो बोली और मैंने पेन अपने हाथ में लेते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए वेलकम कहा। वैसे कहाँ तक जा रहे हो? उसने पूछा। बस थोड़ा आगे, कालिका कॉलोनी तक। अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। उससे थोड़ा आगे हरी प्रिया गार्डन के पास मेरा घर है। इफ यू डोंट माइंड तुम मेरे साथ आ सकते हो। उसने बहुत ही दोस्ताना तरीके से कहा, जैसे वो बहुत पहले से मुझे जानती हो। मैं उस शाम पहली बार किसी लड़की के स्कूटी के पीछे बैठा। मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था। मैंने अपने बैग को पीठ से उतार कर अपने आगे यानी उसके और अपने बीच में रख दिया। तुमने अपना नाम नहीं बताया, मैंने कहा। दिशा रौतेला है मेरा नाम, उसने जोर से कहा। क्योंकि वो स्कूटी चला रही थी और बाकी लड़कियों से तेज चला रही थी, इस वजह से हवा काफी तेज आ रही थी और आवाज उड़ रही थी। कोष्टक, क्या करती हो? पाए, अभी 12th में हूँ। कौन से स्कूल में? DPS बरेली में। और तुम क्या करते हो? उसने पूछा। मैंने 12वीं के पेपर दिए हैं, इसीलिए छुट्टियों में बुआ के यहाँ आया हूँ। हम जोर से बातें कर रहे थे। तो तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? मैं नैनीताल का हूँ। नाम सुना है कभी? मैंने पूछा। अरे मैं गई भी थी एक बार नैनीताल घूमने। कैसा था फिर नैनीताल? मैंने पूछा। बहुत अच्छा लगा। सच में सबसे अच्छा नैनी झील के किनारे मॉल रोड पर पैदल घूमना और स्ट्रीट सिंगर म्यूजिक को सुनना लगा। अच्छा यहीं रोक दो, आ गई मंजिल। उसने स्कूटी रोकी। चलो बाय, कल मिलते हैं। मैंने कहा। ओक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। एट फेस स्कूटी भगाते हुए निकल ली। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, जब तक कि उसे आंखों से देख पाना संभव था। कोष्टक, क्लासरूम में मेरी और दिशा की पहली मुलाकात हुई थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पहले दिन ही हम बहुत दोस्ताना से रिश्ते में एक दूजे को ढाल चुके थे। उसका व्यवहार बहुत लचीला था। अमूमन लड़कियां इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। दूसरे दिन भी मैं बीते दिनों की तरह शाम के 5 बजने से लगभग 10 मिनट पहले कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंच चुका था। अभी 4 से 5 बजे वाला बैच नहीं छूटा था और मैं उन बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इतने में दिशा भी पहुंच गई। दिशा मुझे देखते ही अपने स्कूटी से उतरते हुए बोली, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं तुम्हें वहीं ढूंढ रही थी जहां तुम्हें कल छोड़ा था। मैं आते समय ऑटो से आता हूं और जाते टाइम पैदल। आते वक्त धूप बहुत होती है ना, इसलिए पैदल आने का मन नहीं करता। मैंने कहा, ठीक है, कल से मेरा वेट करना। वहीं समोसे की दुकान में जहां तुम्हें कल छोड़ा था, साथ में ही आ जाया करेंगे। ठीक है, दिशा बोली। हाँ ठीक है, मैंने कहा। हमसे पहले वाले बैच के बच्चे छूट चुके थे। हम जल्दी से क्लासरूम में बैठ गए। दिशा उस दिन भी मेरे बगल वाले स्टूल पर बैठी थी, मगर हमने क्लास में कोई भी बात नहीं की। वहाँ मैम टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी और क्लासरूम में बिल्कुल भी बातें नहीं करने देती थी। क्लास छूटने के बाद मैं उस दिन भी दिशा के पीछे उसकी स्कूटी में बैठकर गया। और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? दिशा बोली, लेकिन साफ नहीं सुनाई दिया क्या? क्या बोला तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने कहा, और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? दिशा जोर से बोली, मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे क्रिकेट खेलना, गाने सुनना, घूमना, दोस्तों के साथ चिल मारना। और तुम भी? मैं कब से अच्छी लगने लगी। फ्लर्ट कर रहे हो? दिखने में तो बड़े इनोसेंट लगते हो। दिशा बोली, सच में भोला भाला दिखता हूँ क्या? हाँ, सच ही तो बोल रही हूँ। अच्छा, तू भी? मैं बोला, हाँ दिख रहा है। दिशा बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंने पूछा। मुझे नए दोस्त बनाना, इधर उधर घूमना, और सबसे ज्यादा शायरी, पोएट्री और कहानियां लिखना और नॉवल पढ़ना। दिशा ने उत्साह के साथ बताया, जैसे किसी बच्चे से ये पूछने पर उसके उत्तर में उत्साह होता है कि उसके पास कितने खिलौने हैं या वो बड़ा होकर क्या बनेगी। सच। प्रश्नवाचक चिन्ह। कहानियां, कविताएं और शायरी लिखना तो मुझे भी पसंद है, और उपन्यास पढ़ना भी। मैंने तो पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि कभी किसी से बोलो कि मैं लिखना पसंद करता हूँ तो वो कहता है कि भविष्य में क्या करोगे? अब उन्हें कौन समझाए कि भविष्य में भी लिखूंगा ही। क्या तुम्हें भी लिखना अच्छा लगता है? तब तो हमारी दोस्ती खूब जमेगी। क्यों? दिशा खुश होते हुए मुझसे पूछ रही थी, या फिर खुद ही बता रही थी। कुछ कह नहीं सकता। मेरे कहने से पहले ही दिशा ने कॉलोनी के बाहर समोसे की दुकान पर अपनी स्कूटी रोक दी। तुम मेरा लिखा कुछ पढ़ना चाहोगे? मैंने स्कूटी से उतरते ही पूछा। हाँ जरूर चाहूंगी, पढ़ाओ तो सही। दिशा उत्सुकतावश बोली, तुम फेसबुक पर हो? मैंने पूछा। हाँ हूं ना। दिशा रौतेला के नाम से, उसने बताया। तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना, उसमें सब कुछ मेरा ही लिखा मिलेगा। सारी पोस्टें मेरे खुद की लिखी होती हैं। www.facebook.com/sunlightwindow करके सर्च करना, मेरा पेज खुल जाएगा। खिड़कियां उजालों की, ठीक है? हाँ, घर जाकर देखूंगी। और बाय हाँ, कल वेट करना, मेरा पैदल मत चले जाना। और दिशा बोली, हाँ ठीक है, टाटा।
उस दिन रात के लगभग 10 बजे मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो देखा कि फेसबुक पेज में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे। मैंने उन्हें देखा तो लगभग वो सारे दिशा रौतेला से रिलेटेड थे। उसका एक मैसेज भी दिख रहा था। मैंने नोटिफिकेशंस को बाएं किया और उसका मैसेज देखा। लिखा था, ये सारा कुछ अगर सच में तुमने ही लिखा है तो यकीन मानो तुम बहुत अच्छा लिखते हो। प्लीज लिखना मत छोड़ना, कीप इट आप, कार्तिक। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, शुक्रिया कि तुमने पढ़ा। और भला हम क्यों लिखना छोड़ देंगे? एक यही तो है जिसमें दिल लगता है, बाकी तो सब दुनियादारी है। मुझे मैसेज सेंड किए मिनट भर हुआ था कि दिशा का रिप्लाई आ गया। वैसे तुम्हारी शक्ल देख लगता नहीं कि तुम इतना अच्छा लिखते हो। मैंने पढ़ते ही रिप्लाई किया, अफसोस कि तुम भी शक्ल से शख्सियत का अंदाजा लगाने वाले निकले। कभी दिल पे भी इतना गौर किया होता? दिशा, हाँ है, अफसोस की शक्ल देख अंदाजा लगा लिया। काश कि हमें भी किसी ने दिल पढ़ना सिखाया होता। मैं, ये शायरी थी क्या? दिशा, पता नहीं, पर आवाज दिल से आई थी और कीबोर्ड पर उंगलियां खुद ही चल गई। मैं, तो इस कमबख्त दिल को चुप करो अपने, कहीं ऐसा न हो तुम्हारी उंगलियां कोई राज बयां कर दे जो दिल में कैद हो। दिशा, किसी राज को हम राज नहीं रखते। दिल पाक साफ है हमारा, कोई कैदखाना नहीं। मैं, आह क्या बात कही। पता, तुम्हारी आंखें काफी खूबसूरत हैं। कहो तो एक कविता लिख दूं इन पर भी। दिशा, क्या तुम मेरी झूठी तारीफ करना चाहते हो? मैं, यकीन मानो, मैं अपनी कलम को कभी धोखा नहीं देता। दिशा, तब तो लिख सकते हो। कोशिश कर लो इन्हें भी बयां करने की, देखे किस हद तक जान पाए हो इनको। मैंने अभी ही लिखी है, घर आने के बाद। कहो तो पढ़ा दूं? दिशा, हाँ, प्लीज जल्दी सेंड करो ना। मैं, लो पढ़ो, जिसे लिखना पड़े सोचकर उसे कविता कहूं तो गुनाह हो। ये चीज ही ऐसी है जो खुद फूट आती है, और कुछ ऐसी ही हैं तुम्हारी आंखें, काली, मोटी, गोल, मटोल सी, नदियों सी चंचल और सागर से गहरी। ये खींच ले बावरों को भी अपनी ओर, इनका जादू है कुछ इस तरह जैसे पानी का होता है प्यासे के लिए। जानता हूँ सच, फिर भी बयां कर देता हूँ, इन नयनों के पीछे छिपे मेरे भी सपने हैं। सपने कुछ ऐसे जो सपने ही रहेंगे। पहला तो तेरी आंखों का काजल बन जाने का, दूजा पहले के सच हो जाने का, और तीसरा दूसरे के सच हो जाने का, और ऐसे ही लाखों सपने। मैं बावरा हूँ और मेरे सपने भी बावरे, पर जो भी हो, कुछ तो है दुनिया से परे सा, चाहे इनमें छिपी हया हो, शरारत हो, मस्तियां हो, ताजगी हो या कुछ और। हाँ यार, नहीं पता ठीक, पर कुछ तो है। भले ही वो उषा की चमक क्यों न हो। नहीं पता ये कविता है या फिर क्या। चलो कविता न सही, इसे अपनी आंखों की तारीफ ही समझ लो। लगभग 3 मिनट बाद दिशा का रिप्लाई आया। दिशा, ये सच में मेरे लिए ही था क्या? बहुत अच्छी कविता लिखी है यार, मुझे शर्म जैसी आ रही है यार, सच्ची में। हाँ, तुम्हारे लिए ही थी। शुक्रिया, तुमने तारीफ की। अच्छा ये बताओ, तुम शर्माती भी हो क्या? दिशा, हाँ, शर्माती हूँ यार, मैं तो बहुत शर्मीली हूँ। ऐसा मेरी माँ भी कहती है। मैं, पता नहीं फिर तुम्हारी मम्मी क्या देखती है तुम में शर्मीला। अच्छा, सो रहा हूँ, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कुछ ही सेकंड में दिशा का रिप्लाई आया, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं दिशा को सिर्फ बीते 2 दिनों से जानता था, लेकिन मैं उसके बारे में ही सोचने लगा था। उसका वो ईमानदारी झलकाता दोस्ताना व्यवहार मुझे सबसे अच्छा लगा था।
मैंने उसके बारे में कुछ और जानने के लिए उसकी फेसबुक ऐड देखी और उसकी प्रोफाइल में जाकर अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके फेसबुक अकाउंट में भी कुछ नहीं था। ये जरूर पता लगा कि वो मुझसे 1 साल छोटी थी। रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल देखकर कुछ अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। क्या मुझे उससे प्यार होने लगा था? शायद हाँ। अबाउट दिशा में उसने लिखा था, डोंट मिक्स बिटवीन पर्सनालिटी एंड माई एटीट्यूड। माई पर्सनालिटी इज मी एंड माई एटीट्यूड इज डिपेंड यू। पक्का गूगल से उठाई हुई लाइन। फेवरेट कोट्स में लिखा था, आई लुक लाइक अ गर्ल, act like a baby, think like a man, work like a boss। मुझे ये सब पढ़ के अच्छा लगा। हल्की मुस्कान भी मेरे चेहरे पर आई थी। उसके बाद से हम एक अच्छे दोस्त बनते गए। मैं उस रिश्ते को दोस्ती से भी आगे ले जाना चाहता था। और शायद भी हमें मिले और कोचिंग ज्वाइन किए 2 महीने पूरे हो गए थे और बीते 2 महीनों में बहुत कुछ बदला था। मुझे पता था कि मैं उसको चाहने लगा हूं और शायद वो भी। शायद नहीं, पक्का वो भी मुझे चाहने लगी थी। बीते कुछ समय से उसके फेवरेट आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में, और 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। जैसे गाने मेरे भी पसंदीदा हो गए थे। और उसके फेवरेट रेडियो स्टेशन FM रेनबो के रात 12 बजे के 0 ओवर शो को मैं भी उसके साथ साथ रोज सुनने लगा था। और शायद यही प्यार था, कम से कम मेरे लिए। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन एक डर था कि कहीं दिशा ना न कर दे। मैं जानता था कि अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उससे दोस्ती भी उस तरह की नहीं रह जाएगी जैसी उस वक्त थी। मेरा यही डर मुझे उससे अपने प्यार का इजहार करने से रोक रहा था। हम दोनों कोचिंग क्लास के बाद एक ठेले के पास खड़े थे, स्कूटी के सहारे। तुम इस महीने बाद, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तब यहाँ से चले जाओगे? दिशा ने पूछा। मैं, हाँ चला जाऊंगा। अगले महीने। दिशा, और फिर कभी आओगे नहीं क्या बरेली? मैं, नहीं। हाँ, अगर कभी कोई काम वाम हो गया बुआ के यहाँ तो तभी आ पाऊंगा, जैसे उनके बच्चों की शादी वगैरह। दिशा, तुम मुझे मिस नहीं करोगे क्या? मैं करूंगा, बल्कि बहुत करूंगा। दिशा, कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे? मैं, हम, पता नहीं, वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं FM रैबो का 0 आवर शो जरूर सुनूंगा, क्योंकि अब वो मुझे भी अच्छा लगने लगा है। दिशा, फोन तो करोगे ही? दिशा थोड़ी उदास होकर बोली। कोष्टक, मैं, यार किसी से फोन करने की आदत तो मेरी है नहीं, तो तुम्हें भी कहाँ करूंगा। मेरे इतना कहते ही दिशा ने मेरे बाल पकड़ लिए और नोचते हुए बोली, अब बताओ फोन करोगे कि नहीं? अरे करूंगा बाबा करूंगा। अब बाल छोड़ो प्लीज, दर्द हो रहा है। उसने बाल छोड़ दिए और स्कूटी स्टार्ट कर बैठने को कहने लगी। वो उस शाम कुछ उदास सी हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं अगले महीने वापस नैनीताल जाने वाला था, अपने घर। वो उस शाम पूरे 10 मिनट के रास्ते में कुछ नहीं बोली, और मैं भी नहीं। उसने मुझे मेरी कॉलोनी के बाहर समोसे की दुकान पर उतारा और बाय कहकर चली गई। मैं उसे कुछ देर देखता रहा। मैं उसके बेमतलब रूठने की और उदास हो जाने की वजह तलाशने लगा। मैं उस शाम घर जाने के बाद दिशा के बारे में ही सोच रहा था। उसका व्यवहार बता रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि हमारा साथ छूटे। शायद वो चाहती थी कि मैं उसे प्रपोज करूं, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लगने लगा था कि हम केवल दोस्त नहीं रहे। हाँ, वो यही चाहती है कार्तिक।
वो यही चाहती है कि तू उसे प्रपोज करे और तुझे ऐसा ही करना चाहिए। नहीं तो तेरी चुप्पी तुझसे तुम्हारा प्यार छीन लेगी। एक लड़का होने के नाते तुझे उसे प्रपोज कर लेना चाहिए। हाँ, यही सही है, और यही सही वक्त भी। बोल दे जो दिल में है। तुझे पता है ना, लाइफ एंड क्रिकेट इज द गेम ऑफ रिस्क। मैं खुद से यही सब कह रहा था। यही सब सोचते सोचते कल्पनाओं और उन कल्पनाओं के परिणामों की उधेड़-बुन में रात के 12 बज गए थे और मैंने अपने मोबाइल की ईयरफोन अपनी कानों में डालकर FM रेनबो का 0 आवर शो ट्यून कर लिया था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं उस ख्याल को जमीन पर उतारने की सोच चुका था। मैंने दिशा को फोन किया। दिशा, क्या है, इतनी रात को फोन कर रहे हो? मैं FM रेनबो सुन रही हो क्या? दिशा, हाँ सुन रही हूँ। बिना सुने नींद नहीं आती। मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, पूरा शो। दिशा, पता है ना, रोज ही सुनती हूँ। फिर आज फोन क्यों किया? मैं ऐसे ही। तुम सुनती रहो, पता चल जाएगा। मैंने फोन रख दिया। मेरी हालत पतली होती जा रही थी। रात का 1:45 होने को था और FM रेनबो के RJ रेडियो जॉकी ने मेरा मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा था, जिसे मैं उसे 12:17 पर ही सेंड कर चुका था। 12:54 हो चुके थे और RJ उस शो के आखिरी गाने से पहले कुछ और संदेश पढ़ने की बात कह रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मेरा नाम लिया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। एक डर, एक खुशी, एक अजीब एहसास। लग रहा था जैसे मेरा दिल गले से बाहर आ जाएगा। RJ, एक और मैसेज मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैसेज लिखने वाले हैं बरेली के कार्तिक। लिखते हैं, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसके सामने उसे डायरेक्टली प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मुझे लगता है वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है और वो भी इस वक्त आपका शो सुन रही है। वैसे उसे आपका ये शो बहुत पसंद है और वो इसे रोज सुना करती है। मैं उसी लड़की को आई लव यू बोलना चाहता हूँ और मैं नीलेश मिश्रा का लिखा ये गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गई। जैसे अंधेरों में वो चांदनी भर गई। अच्छा तो कार्तिक, हम उस खुशकिस्मत लड़की के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग। और मैं उस लड़की से कहना चाहूंगी, आप जहां भी हो, जैसी भी हो, कार्तिक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए और कार्तिक की ड्रीम गर्ल बन जाइए। साथ ही साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है और आप इसे रोज सुनती हैं। हमारे प्रति अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। अच्छा दोस्तों, रात के 1 बजने वाले हैं और हम इस शो का आखिरी गाना प्ले कर रहे हैं। आज का 0 आवर शो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चाहने वालों को भी खुश रखिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। मैं दिशा को रेडियो प्रोग्राम के थ्रू प्रपोज कर चुका था, लेकिन डर रहा था कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। अभी भी मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। जैसा कि मैं सोच रहा था, वो दिशा का ही फोन था। फोन उठाने से पहले मेरे हाथ कुछ कांपने से लगे थे। डर लग रहा था अगर दिशा को ये सब बुरा लगा होगा तो हमारी दोस्ती भी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। डरते मरते मैंने फोन उठाकर कान में लगाया और आंखें बंद कर ली। आई लव यू टू पागल। पूरे शहर को बताने की क्या जरूरत थी, मैं जानती थी पगलू कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चुपचाप भी प्रपोज करते तो भी मान जाती, पर तुम तो कतई रोमांटिक निकले यार, सच में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। दिशा की आवाज से ही उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। मैं भी खुश था।
इतना कि लिख नहीं सकता। उस रात हमने ढेरों बातें की। अगले दिन सुबह से ही मैं शाम के 4 बजने का इंतजार करने लगा, और दिनों दिशा लगभग 4:50 पर मुझे समोसे वाली दुकान पर मिलती थी, लेकिन उस दिन हम 4 बजे मिलने वाले थे। उसे प्रपोज करने के बाद मैं उससे पहली बार मिलने वाला था। वो इंतजार रोज की तरह का नहीं था, वो कुछ अलग था, कुछ अजीब सा लेकिन उत्सुक कर देने वाला। मैं अपने हाथों में एक गुलाब और एक कार्ड लिए लगभग 3:45 बजे ही समोसे वाली दुकान पर आ गया था। उस कार्ड में मैंने एक कविता लिखी थी, एक प्यारी सी कविता सिर्फ और सिर्फ दिशा के लिए। शाम के 4 बज चुके थे लेकिन दिशा पहुंची नहीं। मैं इंतजार करता रहा। मेरा दिल घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। 4:30 से भी ज्यादा का समय हो चला था लेकिन दिशा अभी भी नहीं पहुंची थी। मैं नहीं जानता था कि समय अपने गर्भ में क्या लिए फिर रहा था, लेकिन मेरे दिल को आने वाले समय की आहट हो गई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक अजीब सी बेचैनी जो मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने दिशा को फोन लगाया। फोन लजी रहा था, घंटी जा रही थी। कुछ हद तक वो घबराहट कम हुई, सोचा चलो बात तो होगी। लेकिन जैसे ही दिशा की जगह किसी आदमी की आवाज कानों में आई तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। हेलो, किसी आदमी की आवाज थी। हेलो कौन? दिशा कहाँ है? मैंने पूछा। माफ करना, हम बरेली बेस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, और जिस लड़की का ये फोन है जिसमें आपने कॉल की है, इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। हमने इन्हें अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। क्या आप इनको जानते हैं? इनके फोन पर भी लॉक है। क्या आप इनके घर से बोल रहे हैं? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरे कलेजे ने अपनी जगह छोड़ दी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या इनके घर का कोई नंबर वगैरह है आपके पास? मैं जैसे बेहोशी से जागा। नहीं है मेरे पास कोई नंबर। मैं अभी आया। हाँ, मुझे इसके मोबाइल का पैटर्न पता है। मैंने फोन रख दिया और बेस हॉस्पिटल के लिए ऑटो पकड़ी। अगले कुछ मिनटों में मैं हॉस्पिटल में था। वहां जाकर के पता चला कि एक्सीडेंट के समय ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई है। मैं जरा देर खूब रोया, फूट कर रोया, और फिर चुप हो गया। दिशा का चेहरा देखने लायक नहीं था, वो पूरी की पूरी खून से लथपथ थी। मैंने उसका बैग टटोला, उसमें एक नोटबुक थी और एक डायरी। उस डायरी का जिक्र उसने कभी नहीं किया था। शायद वो उस डायरी को उस दिन मुझे देने वाली थी, क्योंकि उस डायरी के हर पन्ने में मेरा जिक्र था, और कुछ भी नहीं। मैंने वो डायरी अपने पास रख ली और जो गुलाब और कार्ड उसे देने के लिए रखे थे उन्हें भी उसी डायरी के पन्नों में दफन कर दिया। मैं उसका फोन खोल उसके घर का नंबर पुलिस को दे आया, जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। मैं उसके घर वालों को रोते धोते नहीं देखना चाहता था। मैं दिशा के पास बैठकर थोड़ी देर रोता रहा। मैंने जाते जाते उसके खून से सने माथे को चूमा और उसके परिवार के वहां आने से पहले वहां से निकल आया। उसके दूसरे ही दिन मैं बरेली छोड़कर वापस नैनीताल आ गया। पर मेरा एक हिस्सा अभी भी उसी सड़क पर है, और हमेशा रहेगा जिस सड़क में मैं दिशा के साथ जिया था। उसका एक फेवरेट गाना हमेशा गुनगुनाया करता हूँ, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और FM रेनबो का 0 आवर शो आज भी सुनता हूँ। आज भी समय उसमें मैसेज करके दिशा को अपने दिल की बात सुनाता हूँ। आज भी। सच में हर प्रेम कहानी का अंत जरूरी नहीं कि सुखद ही हो।